हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड इन प्रदीप्स, जो आपकी प्रदीप्स की बुक मैंने बोल रखी है आपको एक्सरसाइज के लिए, उस बुक में अगर आप देखोगे तो यूनिट थर्ड स्टार्ट हो जाती है। और अगर एनसीईआरटी में देखते हैं तो एनसीईआरटी में हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दोनों को मैं बता रहा हूं साथ में। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और प्रदीप्स के अंदर यूनिट नंबर थर्ड, जो कि नाम है आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो बेटा, टॉपिक वाइज हम करेंगे। टॉपिक का जो सीरियल है, ध्यान से सुनो। कई बार कई बच्चे डाउट में आ जाते हैं क्योंकि वो प्रदीप्स की बुक देखते हैं। मैं जो टॉपिक्स करवा रहा हूं वो टॉपिक्स चल रहे हैं बेटा अब आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर में मैं किसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो डाउट में मत आना, एनसीईआरटी बुक देखो अपनी। एनसीईआरटी बुक में कौन सा टॉपिक आपका फर्स्ट, वो टॉपिक आपको यहां मिलेगा इस वीडियोज में। तो वीडियोस का जो टॉपिक्स वहां पे एनसीईआरटी में क्लियर हो जाए, उसकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करो और साथ में ही आप प्रदीप से कर लो। तो जो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करो बेटा हर एक टॉपिक के ऊपर, और बस टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। अब जैसे फर्स्ट टॉपिक है, जैसे चलो मैं बेसिक से उठाता हूं। बेसिक से उठाया तो हमने जैसे फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ा था? रिव्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में चार्ज एट रेस्ट पढ़ा था। चार्ज एट रेस्ट पढ़ा था तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था, उसकी वजह से पोटेंशियल भी हुआ था। पोटेंशियल एनर्जी ये हमने किए थे। आफ्टर दैट हमने जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी डिपेंड करता है चार्ज की स्टैटिक पोजीशन के ऊपर, तो कैपेसिटर भी पढ़ लिया। इन द यूनिट सेकंड व्हाट वी हैव डन, इन द यूनिट सेकंड वी हैव स्टडीड अबाउट दैट कि चार्ज पार्टिकल आर मूविंग विद वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव किए थे। अब जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या प्रोड्यूस हुआ था? वहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी और आई थी, वो क्या आई थी? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के साथ फिर हमने क्या ओम्स लॉ पढ़ लिया था वहां पे। उसके इफेक्ट्स पढ़े थे, रेजिस्टेंस पढ़ा था, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था, रेजिस्टिविटी पढ़ी थी, कंडक्टिविटी पढ़ी थी। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, और उसके बाद जूल्स लॉ के साथ हमने हीटिंग इफेक्ट के साथ वो यूनिट कंप्लीट किया था। अब जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में मैं अगर बेसिक सी हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं तो हिस्ट्री से एच.सी. ओर्स्टीड, एच.सी. वर्मा नहीं, एच.सी. ओर्स्टीड। एच.सी. ओर्स्टीड का एच का मतलब हैंस, सी का मतलब आपका क्रिश्चियंस, और ओर्स्टीड। तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टीड 1820 में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में। तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर और वायर, थ्रू अ वायर कह लेते हैं, वायर भी तो कंडक्टर ही होता है। थ्रू ए वायर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास आउट करते हैं तो उसके चारों तरफ जो स्पेस होता है कुछ डिस्टेंस तक, उस जैसे ये वायर है, इसमें से करंट पास कर रहे हैं इस तरफ, तो इसके चारों तरफ एक स्पेस है। उस स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वो एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए उस स्पेस में, और वो मैग्नेटिक नीडल है ना, डिफ्लेक्शन दिखाती है। तो इसका मतलब ओर्स्टीड ने एक रिजल्ट निकाला कि व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर देन इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और यहां से ही फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट हो जाती है, मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर स्टडी किया बेटा, फेराडे ने किया, मैक्सवेल ने किया। तो इनके पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताए हैं। तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर देते हैं ओर्स्टीड एक्सपेरिमेंट से। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा इसी से स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन में, ओर्स्टीड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टीड एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, मैं एक बार डायग्रामेटिकली समझा देता हूं आपको। मान लो ये अपने पास कोई वोल्टेज है, रियोस्टेट, और यहां पे कोई ये वायर लिया मैंने ए बी, ये की है।
आर एच वोल्टेज, और ये ए बी कोई भी कंडक्टिंग वायर है, ए बी ये वाला। अब इसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो करंट किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरफ गया, ए से बी की तरफ करंट गया। जब हम की को क्लोज कर देते हैं तो जब करंट आपका जा रहा है इसमें से आई, तो ओर्स्टीड ने क्या ऑब्जर्व किया, ओर्स्टीड ने ये कहा कि हम कोई भी है ना एक मैग्नेटिक नीडल लेके आते भाई इसके पास, ये मैग्नेटिक नीडल लेके आए, तो जो ये मैग्नेटिक नीडल है ये ओरिएंट होती है, ओरिएंट का मतलब डिफ्लेक्शन देती है, डिफ्लेक्शन का मतलब हिलती है अपनी पोजीशन से। अब हिलती कैसे है, कैसे ये पोजीशन को अपनी डिफ्लेक्ट करवाती है, वो हम अलग से लाज पढ़ेंगे इसकी डायरेक्शन बताने के लिए बेटा। तो अपने पास एक सीधा सा रिजल्ट दिया है ओर्स्टीड ने, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर, तो उसके चारों तरफ एक स्पेस में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हम किससे फील करते हैं, मैग्नेटिक नीडल से। किससे फील करेंगे, मैग्नेटिक नीडल से। क्लियर होगी ये, मैग्नेटिक नीडल हमें ये बताएगी हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड हुआ या नहीं हुआ। तो ओर्स्टीड एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन या आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, इन दिस एक्सपेरिमेंट Oersted observed that when we pass electric current through any conductor or wire, then magnetic field produce in space surrounding it, in space surrounding it, which can be feel by magnetic needle। किससे फील कर सकते हैं हम इसको, मैग्नेटिक नीडल से, विच कैन फील बाय द मैग्नेटिक नीडल। अच्छा, एक रिजल्ट क्या आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया कि भाई जब हम किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। एक हो गई। दूसरा पॉइंट अपने दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि जी जो मैग्नेटिक नीडल हिली है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन पढ़ी थी बेटा फर्स्ट यूनिट में, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्शन किस तरफ आती है। तो ओर्स्टीड के सामने अब दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया कि इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। तो वो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बिल्कुल सिंपल से रूल से बताई, ये लिख लो बेटा। अब मैं डायरेक्शन की बात करता हूं। डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये ओर्स्टीड ने अपना रिजल्ट निकाल दिया। इसी से हम आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है सब कुछ इसमें, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बताते हैं हम डायरेक्शन कैसे निकाली गई ओर्स्टेड ने। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को किससे नोट करेंगे, बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे नोट किया था, ई से। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे नोट कर रहे हैं, बी वेक्टर से। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो डायरेक्शन बताने के लिए दो रूल्स मैं बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल से आप याद रख सकते हो। एक तो सनो रूल, डायरेक्शन बताने के लिए किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। मैं फिर से बोल रहा हूं किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की। सनो रूल को देखो एक बार। सनो रूल क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल सा, यहां से स्टार्ट करके देखो। सनो से बना देता हूं मैं साउथ, नॉर्थ, ओ से बन गया ओरिएंट, और टुवर्ड वेस्ट। बिल्कुल आगे डायरेक्शन इसकी। अगर करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, इधर देखो बोर्ड पे, अगर करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो ओरिएंट होगी। ओरिएंट का मतलब घूमेगी, किस तरफ घूमेगी, वेस्ट की तरफ होगी। डायरेक्ट सिंपल सी डेफिनेशन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ से साउथ जा रहा हो तो ईस्ट की तरफ, साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो वेस्ट की तरफ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल ओरिएंट टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ जाएगी, वेस्ट की तरफ। ये क्लियर होगी।
लिख लोगे डेफिनेशन? मैं उम्मीद करता हूं आप लिख सकते हो। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन मैग्नेटिक नीडल ओरिएंट टुवर्ड वेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन मैग्नेटिक नीडल ओरिएंट टुवर्ड वेस्ट। क्लियर हो गया बेटा ये? अच्छा, ये तो हो गया सनो रूल टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा जो रूल की बात कर रहे थे हम, दूसरा रूल सुन लो। दूसरा है बेटा स्विमिंग रूल। कौन सा? स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल क्या कहता है सुनो। स्विमिंग रूल, स्विम का मतलब तैरना। मान लो ये कोई रिवर है, रिवर, इसके अंदर पानी है जो वो फ्लो कर रहा है, वाटर करंट है इस तरफ, पानी इस तरफ फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनो, इसके अंदर कोई स्विमर है, वो स्विमर बेटा मान लो ये है। ध्यान से, मैं क्या आप देख पा रहे हैं इसको? मेरे ख्याल में देख सकते होंगे। और ये स्विमर के हाथ हैं, ये स्विमर हो गया। स्विमर उसी तरफ तैर रहा है जिस तरफ पानी की डायरेक्शन है फ्लो की, जिस तरफ पानी का करंट की डायरेक्शन है। अब मैं एज्यूम क्या करता हूं कि करंट इसमें एंटर कर रहा है लेग से एंटर कर रहा है और हेड से एग्जिट कर रहा है। क्या? इलेक्ट्रिक करंट इसका लेग्स से एंट्री और हेड से एग्जिट कर रहा है, ठीक है, और पानी की डायरेक्शन में ये तैर रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं अगर करंट इसके पैरों से एंट्री करके सिर से एग्जिट कर रहा है तो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो किस तरफ होगा? इसके लेफ्ट हैंड की तरफ। और इसका लेफ्ट हैंड कौन सा जाएगा? इस तरफ। आगे समझ में? तो ये आगे मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड। क्लियर होगी? तो स्विमिंग रूल मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन। According to this rule, when a swimmer swim in the direction of water current, then we assume that electric current enters from his legs and exit from head, then magnetic field is along his left hand, तो ये है बेटा स्विमिंग रूल। तो हमने देखो बेटा ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो किस तरफ जाएगा? सॉरी, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस कैसे फील करेंगे हम? मैग्नेटिक नीडल से। इसकी डायरेक्शन हम दो रूल से बता सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा सनो रूल, दूसरा पढ़ा स्विमिंग रूल। सनो रूल क्या बताया है कि जब अपना इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो साउथ से नॉर्थ तो मैग्नेटिक नीडल है जो ओरिएंट होगी टुवर्ड वेस्ट। स्विमिंग रूल क्या कहता है कि जब कोई भी स्विमर है जो तैर रहा है पानी की डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं हम करंट उसका एंटर करता है लेग से और एग्जिट करता है हेड से, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक नीडल ओरिएंट होगी वो किस तरफ होगी? टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड। क्लियर होगी? 3 बातें बताई हैं अभी तक हमने। इसके बाद हम बढ़ते हैं भाई आगे। अब कोई जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, वो मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर देखो कोई चार्ज मूव कर रहा है तो बेटा उसके ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स कितना करेगा? शाबाश, बताओ। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मान लो उसके ऊपर चार्ज है क्यू, चार्ज कितना है? क्यू। और अब वो जो चार्ज क्यू पार्टिकल है, वो पार्टिकल अब हमने एक बार फर्स्ट यूनिट में जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट करवाया था तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा था?
शाबाश। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगा था, Q इंटू ई। है याद किसी बच्चे को? बिल्कुल, वेरी गुड। तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स ये लगा था। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर उसी चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से पास आउट करवा दे तो कितना फोर्स लगेगा? उस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा लोरेंट्ज फोर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही रहेगा। पहला टॉपिक आपका क्या था, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। दूसरा टॉपिक आपका क्या है, लोरेंट्ज फोर्स। तो लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है? लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल having charge Q allowed to pass through both fields का मतलब दोनों फील्ड कौन कौन से, मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। allowed to pass through both fields, ये फील्ड है बेटा, both fields, then the force acting on it is called Lorentz force। लॉरेंट्ज भाई फिजिस्ट का नाम है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन निकाली थी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या हुआ, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किस में से पास आउट करे, हमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा ही, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बस कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए, वो होते भी हैं। इस रिजल्ट पे हम जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर हमने पास किया किसमें से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से, तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लोरेंट्ज फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, लोरेंट्ज फोर्स। आ जाओ एक बार आप देखो, इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, एफ एल, मान लिया लोरेंट्ज फोर्स के लिए क्या लिखा, एफ एल। एफ एल किसके इक्वल हो गया, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना है, क्यू ई, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लस अब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होगा, वो होता है बेटा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। और जो ये वी है ना वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसके बारे में मैं अभी जिक्र करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक अपना यही रहेगा। एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी। वी डी क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर कितनी स्पीड से जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाता है ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो एफ एल इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी। दोनों ही बेटा फोर्स है तो दोनों वेक्टर फॉर्म में होंगे। वेक्टर फॉर्म में मैंने कंप्लीट इक्वेशन लिखी है। मैं एक बार और बता देता हूं, लोरेंट्ज फोर्स क्या होते हैं। लोरेंट्ज फोर्स वो होते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम अलाउ करते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए, तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स आप पहले की यूनिट में पढ़ चुके हो, क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स अब हम पढ़ेंगे क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी। कैसे आई इक्वेशन ये मैं बता दूंगा। तो नेट फोर्स है जो वो किसके बराबर हो गया, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी। डन हो गया। तो लोरेंट्ज फोर्स की इक्वेशन आप याद रखोगे, एफ एल इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी डी क्रॉस बी। डन। अब आप ये बात कर लो कि सर ये कहां से आई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखो बिल्कुल सिंपल सी है, इसको हम बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करेगा और इतना कैसे आया, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, बस हम इसको लॉजिकली फिजिक्स से समझेंगे। जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड्स, इन चीजों पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा। और जो थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस के बीच में है, V एंड B के बीच में।
ये 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कौन? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पे। अगर चार्ज ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। वेलोसिटी अगर ज्यादा स्पीडली मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। आराम से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज को तो कम फोर्स लगेगा, स्पीडली निकालेंगे तो ज्यादा लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा कर दी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया तो मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा होगा। अब थीटा अगर ज्यादा है तो एंगल यानी कि साइन 90 मैक्सिमम होता ना 1 और साइन 0 क्या होता है 0। तो 0 से जो 90 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाती है इंक्रीज। अब जैसे देखो मैं एक फिगर से बता देता हूं। मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ मूव है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया था ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करवा दिया। मान लिया ये चार्ज पार्टिकल इधर से आया किसी एंगल थीटा से, ये गया थीटा से। अब चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो वेलोसिटी कंपोनेंट किस तरफ जा रहा है? इस तरफ है वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? ये रहा जी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, V इस तरफ है। अब ये बता दो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा। अब इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा? V से B की तरफ जाएंगे। देखो टॉर्क की डायरेक्शन बताई थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में। टॉर्क की डायरेक्शन क्या थी? मैं आपको एक बार टॉर्क की तरफ लेके चलता हूं। टो का फॉर्मूला बता दो बेटा मेरे को, क्या था टो का? टो का फॉर्मूला बताओ शाबाश। P क्रॉस E था। P क्रॉस E था ना। P क्रॉस E में हमने बताया था कि P से E की तरफ जाएंगे तो वो टो की डायरेक्शन देगा। देखो ये ग्रिपिंग ऑफ फिंगर बताए थे मैंने, फिंगर्स का घूमना। अब यहां पे देखो जो F है, F की इक्वेशन बन जाएगी यहां से। F की इक्वेशन क्या बनी? Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, B के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइन थीटा। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का निशान की जगह पे हमने कांस्टेंट क्या ले लिया? 1। प्रोपोर्शनलिटी के निशान की जगह हमने कांस्टेंट क्या ले लिया? 1। अब एक बात सुनो, अगर F यहां से थीटा को हटा दूं तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और B भी वेक्टर क्वांटिटी है। थीटा हट जाएगा तो थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में? थीटा बताओ बेटा शाबाश। साइन थीटा। साइन थीटा किस में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर मैं साइन थीटा हटा दूंगा तो किस किस के बीच में क्रॉस लग जाएगा? क्योंकि चार्ज तो कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर यही है। तो F वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q इंटू VD क्रॉस B। ये यहां से आ गई आपकी इक्वेशन यहां से आ गई VD क्रॉस B। अब आपकी बात आ जाती है कि जो ये फोर्स है जी, ये फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सही बात है। मैग्नीट्यूड तो हम यहां से निकाल लेंगे, ये दो रिलेशन मिल गई, एक ये होगी और एक ये होगी, इसी से ये बनी है। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे? अब डायरेक्शन के लिए मैं यहां पे आया हुआ था। अब V से B देखो, V क्रॉस B, V से B